हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2023 एग्जामिनेशन का जो हमारा पेपर था। उसमें बैंकिंग और स्टैटिस्टिक्स से जो सवाल पूछे गए थे यूजीसी नेट कॉमर्स के अंदर, उन्हें आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए फटाफट से आज के इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईएमपीएस इमीडिएट पेमेंट सर्विस। तो आज की डेट में हमारे पास आईएमपीएस अवेलेबल है, जिससे आप इमीडिएटली किसी को कोई पेमेंट करनी है आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। टू एनेबल बैंक क्लाइंट्स टू यूज मोबाइल इंस्ट्रूमेंट्स एज अ चैनल फॉर एक्सेसिंग देयर बैंक अकाउंट्स एंड रेमिट फंड्स। तो आप मोबाइल के माध्यम से आप अपने जो फंड्स है उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। टू बिल्ड द फाउंडेशन फॉर अ फुल रेंज ऑफ मोबाइल बेस्ड बैंकिंग सर्विसेज। तो ये भी कहीं ना कहीं सही है। टू सब सर्व द गोल ऑफ आरबीआई इन डिजिटल पेमेंट्स। तो ठीक लग रहा है ये भी। टू मेक पेमेंट सिंपलर विद द मोबाइल नंबर ऑफ द बेनिफिशियरी। तो मोबाइल नंबर के माध्यम से आप पेमेंट्स कर सकते हैं। टू रिस्ट्रेन अ नेशन वाइड पेमेंट सिस्टम फैसिलिटेटिंग वन टू वन फंड्स ट्रांसफर। अब देखो, ए बी सी और डी, ये वाले जो पॉइंट्स है ये कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं आईएमपीएस को। बट ये जो ई वाला पॉइंट है, ये बात करते हैं रिस्ट्रेन करने की, हमें चार चूज करने हैं। तो ई वाला तो रिस्ट्रेन करने की बात कर रहा है, सीधा सीधा ही कट जाएगा। करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बन जाएगा। चलिए जी, तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे अगला सवाल है जी, अरेंज द स्टेप्स इन द बुक बिल्डिंग प्रोसेस फॉर पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर्स इन इंडिया। तो जो आपके बुक बिल्डिंग प्रोसेस के स्टेप्स रहते हैं, स्टेजेस रहते हैं, आपको उनको करेक्ट ऑर्डर में यहाँ पे अरेंज करना है। तो आइए देखते हैं कैसे ऑर्डर यहाँ पे हम बनाने वाले हैं, क्या सीक्वेंस यहाँ पे हमारी होने वाली है। एक बार आप सभी पॉइंट्स को एक बार रीड कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके तो कर लो, आसानी हो जाएगी थोड़ी सी। अभी देखो, इन पॉइंट्स को आप रीड करेंगे ना, तो एक चीज तो आपको समझ में आ जाएगी कि सबसे लास्ट में जो चीजें आने वाली है ना, वो ए और ई आने वाली हैं। सबसे लास्ट वाला पॉइंट होगा ई, कि आप अलॉटमेंट और लिस्टिंग कर रहे हो शेयर्स की। और उससे पहले होगा कि प्राइस शेयर का डिटरमाइन हो रहा है। सबसे लास्ट में ये वाले आने चाहिए। और बी सी और डी आपके शुरू वाले पॉइंट बन रहे हैं। इसमें भी कौन सा पहले होगा देखते हैं। तो बी वाला कह रहे हैं कि बुक रनर और सिंडिकेट मेंबर अवेयरनेस जनरेट करेंगे। और सी कह रहे हैं कि आप अपॉइंट करोगे मर्चेंट बैंकर और सिंडिकेट मेंबर को। तो प्यारे दोस्तों, पहले अपॉइंट करेंगे तभी तो ये अवेयरनेस करेंगे। तो सबसे पहले तो इनकी अपॉइंटमेंट आना चाहिए। इनकी अपॉइंटमेंट जो है वो आप सबसे पहले करेंगे। और फिर प्यारे दोस्तों, ये आपकी मदद करेंगे, सेबी की जो फॉर्मेलिटीज है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस आप करेंगे। और ये जो है अवेयरनेस वगैरह जनरेट करेंगे आपके इशू के रिगार्डिंग। और अल्टीमेटली लोग आपके शेयर खरीदेंगे, आपका इशू प्राइस डिटरमाइन हो जाएगा और आपके शेयर की लिस्टिंग हो जाएगी। तो ये सीक्वेंसिंग अगर आप बनाना चाहें तो सी पहले आए और ई लास्ट में आए। इसी से आप ऑप्शन नंबर 1 मार्क कर सकते हैं। वैसे आपका जो सीक्वेंसिंग बन गया वो सी डी बी ए ई का यहाँ पे बन गया। आई थिंक इस सवाल में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, बिल्कुल ही लॉजिकल सा सवाल है ये जो पूछा गया है। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज हैज सजेस्टेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनबीएफसीज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। जो हमारी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, उनके रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को लेकर कौन सी कमिटी ने अपने सजेशंस यहाँ पे दे रखी हैं, ये आपको बताना है। राज स्टडी ग्रुप, चक्रवर्ती कमेटी, वागुल कमेटी, शाह कमेटी। अब देखो, ये सारी कमिटीज कहीं ना कहीं एनबीएफसी से तो जुड़ी होंगी। जैसे आपकी चक्रवर्ती कमेटी है, इसने यहाँ पे बोला था कि बैंक और एनबीएफसी के रेगुलेशन आप एक जैसी अलाइन कर सकते हो। बट एनबीएफसी के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को लेकर, कि एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अलग से एस्टेब्लिश किया जाना चाहिए एनबीएफसी के लिए, ये आपकी जो रिकमेंडेशन है वो दी थी शाह कमेटी ऑफ 1992 ने। और इसीलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन 4 बनेगा। एक फैक्चुअल सवाल है, कमिटीज बहुत सारी होती हैं। अब जिसको ये कमेटी याद होगी, जिसने पढ़ी होगी, वो शायद इसका आंसर कर पाया होगा। बट आई डोंट थिंक सब इसका आंसर कर पाए होंगे। तो यहाँ पे प्यारे दोस्तों, हमारे पास सवाल है, मैच द फॉलोइंग का लिस्ट 1 और लिस्ट 2 हमें यहाँ पे दे रखी है। लिस्ट 1 में हमारे पास कुछ एसेट क्लासेस हैं और लिस्ट 2 में है टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो आपकी अलग अलग एसेट क्लास और उनकी इन्वेस्टमेंट्स जो है उनको यहाँ पे हम देखते हैं। तो एसेट क्लास ए सी ई जी। अब देखो, ये सवाल जो है ना, हो सकता है आपने इनके बारे में ना पढ़ा हो एसेट क्लास के बारे में, बट इसका आंसर जो है ना, बिल्कुल ही सीधा सीधा सवाल में दे रखा है। एसेट क्लास ए, ए का मतलब ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, ऑल्टरनेट एसेट से आप इसे मैच कर सकते हैं। एसेट क्लास सी, सी का मतलब आपके कॉर्पोरेट बॉन्ड्स डिबेंचर्स, आप इसे 4 से मैच कर सकते हैं। एसेट क्लास ई, ई का मतलब इक्विटी, आप इसे 1 से मैच कर सकते हैं। एसेट क्लास जी, जी का मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, आप इसे 2 से मैच कर सकते हैं। ये वाली जो क्लासिफिकेशन है ना, ये आपकी एनपीएस जो पेंशन स्कीम है ना, उसके कॉन्टेक्स्ट में रेलिवेंट रहती है कि इन एसेट्स के अंदर, इन एसेट क्लासेस के अंदर जो पैसा है आपका वो इन्वेस्ट किया जाता है।
तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो करेक्ट मैचिंग हमारी बनेगी बहुत ही आसानी से, वैसे हमने बना ली। एग्जामिनेशन में अगर आपका दिमाग चल गया तो शायद आपने भी बना ली होगी। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 का बनेगा। चलिए, तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर डिस्पोज्ड टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन? इनमें से किससे आपकी जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है ना, वो यहाँ पे प्रमोट होने वाली है? पुअर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, इससे कैसे होगी? हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इससे भी नहीं होगी। यूनिवर्सल एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज, तो सबको यूनिवर्सल लेवल पे एक्सेस मिले फाइनेंशियल सेवाओं का, तो ये तो फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया। लैक ऑफ ट्रस्ट, इससे भी नहीं होगी। तो सीधा सीधा आंसर, ये तो बिल्कुल ही सीधा और आसान सवाल बन गया। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर यहाँ पे सीधा सीधा बन जाएगा। चलिए, तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही सीधा डायरेक्ट आसान सवाल है, which one of the following digital payment systems is developed and managed by National Payment Corporation of India, NPCI? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कौन से पेमेंट सिस्टम को इनमें से डेवलप किया है? पेटीएम, भारत पे, मास्टर कार्ड, ये तो प्राइवेट वाले हो गए। मास्टर कार्ड तो आपका फॉरेन वाला हो गया। रुपए जो है इसे डेवलप किया है आपके एनपीसीआई, ये हमारा देसी देसी सिस्टम है। जैसे मास्टर कार्ड और वीजा है, वैसे ही हमारा जो रुपए है वो हमारा देसी सिस्टम है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा बनेगा, बिकॉज रूपी हैज बीन डेवलप्ड बाय नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। चलिए, तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे हमारे पास सवाल है, अरेंज द फॉलोइंग एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्पॉन्सर्ड आरआरबीज यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एग्जिस्टेंस सिंस फॉर्मेशन। यानी कि उस बैंक को पहले लगाओ जो सबसे पहले बना, और जो बाद में बने उनको बाद बाद में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप लगाते रहो, ऐसा ये सवाल आपसे कह रहा है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, अरेंज आपको करना है। अब मुझे नहीं लगता कोई पहले से तैयार होके गया होगा कि ये सवाल आ सकता है, कोई इसके रट्टे लगा के गया होगा कोई ये सवाल आ सकता है, तो ऐसा तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल ही रिमोट है। अब ये सवाल पेपर में आया, आपको कुछ ना कुछ गेस लगाना है, तुक्का लगाना है। अब जैसे अगर मेरे को इसका कोई तुक्का गेस लगाना है, मैं एक बार देखता हूँ कि राजस्थान, तेलंगाना, सौराष्ट्र, मध्यांचल और अरुणाचल की बात यहाँ पे हो रही है, तो मैं तुक्का कैसे लगाता कि मुझे लग रहा है ये तेलंगाना सबसे लास्ट में बना है, नया राज्य है, तो तेलंगाना वाला सबसे लास्ट में हो सकता है बनाओ, तो इसको सबसे लास्ट में लगा दो। और इसका जो आंसर है ना, इस चीज से बन भी रहा है, तेलंगाना सबसे लास्ट ऑप्शन 2 में आ रहा है। और करेक्ट आंसर भी हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 का ही है। ये जो ऑर्डर है मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप इसे एक बार रीड कर सकते हैं। बट ऐसे सवालों के लिए पहले से तैयार नहीं हो सकते, कुछ सवाल एग्जामिनेशन में आएंगे ऐसे ही आएंगे जिनके बारे में आपको पहले से कोई जानकारी नहीं होगी, और वो सवालों को लेकर आगे भी आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। ये सवाल को लेकर आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है कि पूरी लिस्ट बना लो, आरआरबीज की रट्टे लगाने शुरू कर दो कि आगे कौन से आरआरबीज पूछ लेंगे। ऐसा आपके लिए प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। जो और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इन पे दिमाग लगाइए। ये सवाल एक बार पेपर में आया, ठीक है, आगे आने के चांसेस काफी कम है, और आ भी गया तो आपके आंसर करने के चांसेस काफी कम है। तो इस सवाल को यहीं तक रखिएगा। फिलहाल इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 का बनेगा। प्यारे दोस्तों यहाँ पे सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? आरबीआई के फंक्शंस। ये तो सुपर डुपर इजी सवाल हो गया। बैंक ऑफ इशू, बिल्कुल करेंसी नोट्स को इशू करता है। बैंकर्स बैंक एंड लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, तो बिल्कुल जी ये लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी है, बैंकों का बैंक भी इसे बोला जाता है। फिस्कल पॉलिसी का रेगुलेटर नहीं है, ये मॉनेटरी पॉलिसी का रेगुलेटर है। क्रेडिट कंट्रोल करता है, अलग अलग इसके टूल्स हैं जिससे क्रेडिट कंट्रोल करता है, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है। कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स भी है हमारा ये। तो सी वाला नहीं आएगा, बाकी सब तो आ रहे हैं, ए बी डी और ई, तो इसीलिए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 का बन जाएगा। चलिए, तो प्यारे दोस्तों अब यहाँ पे हमारे पास ना दो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 है, ordinary treasury bills that are marketable and have a secondary market are issued to the public and financial institutions। तो बिल्कुल आपके जो ऑर्डिनरी टी बिल्स होते हैं वो मार्केटेबल होते हैं, आप उसे आगे बेच वगैरह भी सकते हैं। तो जो ट्रेजरी बिल्स हैं उनको लेकर सवाल है। पहली स्टेटमेंट आपकी ऑर्डिनरी ट्रेजरी बिल से जुड़ी हुई है, और दूसरी स्टेटमेंट आपकी एड हॉक ट्रेजरी बिल से जुड़ी हुई है। देखो, आज की डेट में कोई एडहॉक ट्रेजरी बिल्स हमारे पास नहीं है। अगर आप ट्रेजरी बिल्स की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो एक समय पे एडहॉक ट्रेजरी बिल्स का इस्तेमाल भी किया जाता था कि सरकार का जब बजट डेफिसिट में चल रहा है, सरकार को एकदम कोई पैसों की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, सरकार के फंड्स एक लेवल से नीचे जा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ये एडहॉक ट्रेजरी बिल्स आरबीआई सरकार के बिहाफ पे इशू कर देता था। आरबीआई का क्लेम आ जाता था कि सरकार से इतने पैसे लेने हैं, आरबीआई इसके अगेंस्ट करेंसी वगैरह भी इशू कर देता था। बट बाद में इसका क्योंकि बहुत ज्यादा मिसयूज होने लगा इन एडहॉक ट्रेजरी बिल्स का, सरकार के बजट को मॉनिटाइज करने के लिए
तो इन्हें इवेंचुअली हमने बंद कर दिया था, आज की डेट में एग्जिस्टेंस में नहीं है। वैसे ये दोनों स्टेटमेंट्स अगर आप रीड करें तो बिल्कुल सही है आपके ट्रेजरी बिल्स के कॉन्टेक्स्ट में। एडहॉक ट्रेजरी बिल्स हो सकता है आपके लिए नया हो, आपने ना पढ़ा हो, बट ट्रेजरी बिल्स वाला जो पहला स्टेटमेंट है वो तो आई थिंक सबने पढ़ा ही होगा और इसका आंसर तो सब दे ही पाए होंगे। तो इसका जो आंसर है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। दोनों स्टेटमेंट्स 1 और 2 हमारी यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। चलिए तो प्यारे दोस्तों, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा जा रहा है अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो ये डिस्क्रीट वर्ड है ना, इसका मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए। देखो, आपके पास जो डाटा दिया है वो डिस्क्रीट भी हो सकता है और कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है। देखो, कॉन्टिन्यूअस की अगर हम बात करें तो आपका डाटा ऐसा है जिसमें कुछ भी वैल्यू आ सकता है, बट डिस्क्रीट के अंदर आप कहीं ना कहीं अपने डाटा को प्रॉपरली काउंट कर सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं, एक पेज पे पॉसिबल वैल्यूज को लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं 5 किड्स, तो 5 किड्स आप आसानी से काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 आसानी से आप सारी वैल्यूज को एक जगह लिख भी सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं 10 बॉल्स, तो अगेन ये भी पॉसिबल है। बट प्यारे दोस्तों, अगर आपका डाटा कुछ थोड़ा सा अलग है, जैसे आप किसी चीज को वे कर रहे हैं और उसका वेट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब वेट कुछ भी हो सकता है, 2.7568 केजी, 2.9348 केजी। तो इसके अंदर कॉन्टिन्यूअस जो डाटा ये बन जाता है और इसके अंदर एन नंबर ऑफ पॉसिबल, इनफिनिट नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज आपकी बन जाती हैं। और ऐसे ही हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में भी, अगर आपका डिस्क्रीट डाटा है तो आप डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आपकी बायनोमियल और पॉसॉन डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है। बाकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपकी कॉन्टिन्यूअस जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे बन जाती है। तो अगर डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप यहाँ पे आपके पास जो भी पॉसिबल वैल्यूज है, जैसे 5 किड्स है या 10 बॉल्स है, सबको एक प्रोबेबिलिटी असाइन कर सकते हो कि किसके सिलेक्ट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। जैसे 5 में से एक बच्चे को सिलेक्ट कर रहे हो तो आप हर एक की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो, ऐसी 10 बॉल्स में से एक बॉल को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। बट ये जो अलग अलग वेट्स है, इसमें से एक वेट को चूज करने की प्रोबेबिलिटी निकालना बहुत सारा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एन नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज है, कोई एंड नहीं है, एंडलेस नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज हमारे पास देखने को मिलती हैं। और इसीलिए प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो आंसर बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2, कि डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन असाइंस अ प्रोबेबिलिटी टू ईच पॉसिबल वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल। तो हर एक पॉसिबल वैल्यू जो हमारे पास रैंडम वेरिएबल की पॉसिबल है, उसको एक प्रोबेबिलिटी हम यहाँ पे दे सकते हैं। चलिए जी, तो प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पे हमारे पास सवाल है। In a certain population, 22% of the people are smokers, 57% of the people are male, and 12% males are smokers. If a person is chosen at random from the population, what is the probability that a selected person is either a male or a smoker? तो हमें probability smoker की दे रखी है, 22% दे रखी है जी, और probability हमें मेल की दे रखी है 57%। मेल एंड स्मोकर, एम इंटरसेक्शन एक्स हम इसे बोल सकते हैं, इट इज 12%। हमें निकालना है एम यूनियन एस, मेल और स्मोकर। तो सीधा सीधा फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्मोकर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द मेल माइनस प्रोबेबिलिटी एम इंटरसेक्शन एस। तो आप इसे सॉल्व करेंगे, ये क्लियरली आपका 67% निकल कर आ रहा है या फिर 0.67 निकल कर आ रहा है। तो आंसर हमारे पास यहाँ पे सीधा सीधा बन जाएगा जी ऑप्शन नंबर 4 का। चलिए तो प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पे हमारे पास सवाल है। द प्राइस अर्निंग्स रेशियो फॉर फर्म्स इन अ सर्टेन इंडस्ट्री follows the normal distribution. A firm's price earning ratio has a standardized value z is equal to 1 and it is included in the highest dash of the firms in the industry. तो देखो जी, यहाँ पे हमें बोल रखा है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व आई होप आपको मालूम है। कुछ ऐसा कर्व नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का हमारा यहाँ पे बनता है जी, एक बेल शेप्ड कर्व इस तरीके का बनता है। और यहाँ पे इस कर्व के अंदर अगर हम स्टैंडर्डाइज्ड इसे स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल कर्व में कन्वर्ट करते हैं, तो इधर जेड वैल्यूज आपको देखने को मिलते हैं, नीचे जेड वैल्यूज इक्वल टू 0 1 2 3, और इधर वाली साइड है -1 -2 -3। तो हमें यहाँ पे ये बोल रखा है कि z वैल्यू जो है वो हमारी 1 है, z वैल्यू हमारी 1 है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हम यहाँ पे इतनी फर्म से, ये वाली जो फर्म्स जो इस एरिया में लाई कर रहे हैं उनसे आगे है, तो कम से कम आधी से तो आगे है ही है हम, है ना। हम हो सकता है टॉप 40 में हो, टॉप 30 में हो, टॉप 20 में हो, कम से कम आधी से ज्यादा से तो आगे है ही है हम, क्योंकि 0 से आगे है, हम 1 पे बैठे हुए हैं। तो ये चीज अभी हमें क्लियर हो चुकी है। अब देखो, इस सवाल को एग्जैक्टली सॉल्व करने के लिए ना, इस सवाल में आपको z वैल्यू बतानी चाहिए थी कि आपका, अगर हम
जेड वैल्यू अगर सवाल आपको बताता कि 1 पे अगर आपका जेड वैल्यू 1 है तो आपका एरिया अंडर द कर्व कितना होता है, ये आपको सवाल को बताना चाहिए था। और ये चीज अगर आप ये टेबल के अंदर देखते हैं तो वो चीज बनती है 0.8413, 0.8413 बनती है कि यानी कि ये जो एरिया है इट इज 0.8413 या फिर मैं कह सकता हूं 84.13%। तो 84.13% से आप आगे हैं, यानी कि आप टॉप कितने में लाई करते हैं, टोटल आपके पास ये एरिया 100 है, 100 है, ये वाला जो एरिया है वो 84.13% है, तो ये वाला जो एरिया बच गया वो आपके पास हो गया 15.87%। तो आप टॉप 15.87% के अंदर आते हैं और इसीलिए हमारा आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 का बनेगा। अब इस सवाल के अंदर ये जेड वैल्यू नहीं बता रखी थी, इसीलिए सवाल को सॉल्व करना मुश्किल था। ये वैल्यू याद तो आई थिंक किसी को ज्यादा को नहीं रह सकती है, और यहाँ पे आप गेस वर्क ये ले सकते थे कि 1 और 2 आंसर नहीं होंगे, क्योंकि हम 50% से ज्यादा से तो आगे हैं ही है, हम टॉप 10 20 30 40 इतने तक लाई कर रहे होंगे। तो ये वाले पहले दो ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर सकते थे, 3 और 4 में से आप एक जो एजुकेटेड गेस है वो यहाँ पे ले सकते थे। फिलहाल इसका जो आंसर है डेट इज ऑप्शन नंबर 3, 15.87%। चलिए जी, तो प्यारे दोस्तों अब आते हैं हमारे पास अगले सवाल की तरफ, और ये सवाल है व्हाट इज द मेजर अजम्पशन वी मेक व्हेन कंप्यूटिंग अ मीन फ्रॉम ग्रुप्ड डाटा। तो अगर हम ग्रुप्ड डाटा की बात करें तो ये वो डाटा है जिसके अंदर आपके क्लास इंटरवल्स रहते हैं, ऐसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ऐसे ग्रुप्स बने होते हैं। तो अगर आपको इससे मीन निकालना है तो आप क्या करते हैं, आप पहले तो इनका जो मिड पॉइंट है वो निकाल लेते हैं 5, 15, 25, 35, और उसके बेसिस पे एक्स वैल्यू को मल्टीप्लाई करके मीन निकालते हैं। तो कौन सा मेजर असम्पशन आप ले रहे हैं, ऑल वैल्यूज आर डिस्क्रीट, तो यहाँ पे डिस्क्रीट तो ऑल वैल्यूज नहीं है। एवरी वैल्यू इन अ क्लास इज इक्वल टू द मिड पॉइंट, बिल्कुल ये वाला हम यहाँ पे assumption सीधा सीधा ले रहे हैं कि हर एक जो क्लास की वैल्यू है 0 से 10 के जो वैल्यू है वो 5 के बराबर है, 10 से 20 15 के बराबर है, 20 से 30 25 के। तो हर एक जो वैल्यू है क्लास के अंदर वो मिड पॉइंट के बराबर है, ऐसा assumption हम यहाँ पे लेकर चल रहे हैं। तो इसीलिए 2 वाला जो आंसर हमारे पास यहाँ पे होना चाहिए। और अगर आप ऑप्शन 3 को पढ़ेंगे, ईच क्लास कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम नंबर ऑफ वैल्यूज, तो ऐसा नहीं है, सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो सकती है। नो वैल्यू अकर्स मोर देन वंस, तो ऐसा भी कोई मेजर assumption नहीं लेकर चल रहे। तो प्यारे दोस्तों हमारे पास जो करेक्ट आंसर बनने वाला है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि ये चीज तो हम हर एक केस में करते ही करते हैं। अगर आपके पास कॉन्टिन्यूअस डाटा है, ग्रुप्ड डाटा है, और आपको मीन निकालना है तो आप मिड पॉइंट निकालते हैं सबसे पहले और फिर ही आपका मीन निकल सकता है, और इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 यहाँ पे बनेगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे होते हैं जी आज के सवाल खत्म। अगर आप मोटिवेटेड फील कर रहे हैं और डिटेल में कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाना चाहते हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हैं हमारे डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज को, जिनकी सारी डिटेल्स आपको हमारी ऐप या फिर वेबसाइट पे मिल जाएगी। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए सेशन में इतना ही। आई होप यूजीसी नेट दिसंबर 2023 एग्जामिनेशन के जो प्रीवियस ईयर के सवाल आज हमने आपके साथ डिस्कस किए वो आपको यहाँ पे समझ में आए। इस सेशन को एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।